हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहे थे जिसमें हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे। फ्रेंड्स, मैं पहले इसकी पार्ट 4 अपलोड कर चुका हूँ, 4 पार्ट अपलोड करता हूँ। ये पार्ट 5वां है फ्रेंड्स, ये पार्ट 5वां है। तो आगे बढ़ाते हैं अपनी सीरीज़ को। अपना वीडियो का पहला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? विटेकर, रॉबर्ट विटेकर ने किया था 5 जगत वर्गीकरण। रॉबर्ट विटेकर ने जीवधारियों को 5 जगत में विभाजित किया। ये हैं मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी, कवक तथा एनिमेलिया। कौन कौन से फ्रेंड्स? मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी, कवक तथा एनिमेलिया। सबसे बड़ा एक कोषीय जीव है, सबसे बड़ा एक कोषीय जीव है एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ा एक कोषीय जीव एसिटेबुलेरिया है। इसका नाभिक भी सबसे बड़ा होता है, इसका नाभिक भी सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? सबसे बड़ा शावक नीली व्हेल पैदा करती है। नीली व्हेल सबसे बड़ा बच्चा पैदा करती है। और सबसे बड़ी मैमल भी नीली व्हेल है। सबसे बड़ी मैमल भी नीली व्हेल है। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं दोस्त। नीली व्हेल सबसे बड़ा शावक पैदा करती है, जिसकी लंबाई लगभग 24 फीट तथा वजन 4 टन होता है। व्हेल की लंबाई 100 फीट से भी अधिक होती है। व्हेल का गर्भावस्था काल लगभग 1 वर्ष का होता है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, निम्न में विषम मद कौन सी है? विषम मद कौन सी है? मत्स्य। मत्स्य विषम मद है। अब देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट नोट फ्रेंड। व्हेल, सिंशुक एवं चमगादड़ स्तनधारी वर्ग के हैं, जबकि मत्स्य वर्ग एक पृथक वर्ग है। व्हेल एक विशालतम स्तनधारी है। व्हेल एक विशालतम स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? वो है व्हेल। व्हेल सबसे विशाल स्तनधारी जैसे मैमल है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, मछली का एयर ब्लैडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? मछली का एयर ब्लैडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग और द्रवस्थैतिक अंग दोनों रूप में कार्य करता है दोस्तों। सहायक श्वसन अंग और द्रवस्थैतिक अंग दोनों रूप में मछली का वायु आशय कार्य करता है। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। मछली का एयर ब्लैडर सहायक श्वसन अंग, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन और द्रवस्थैतिक हाइड्रोस्टेटिक दोनों अंगों के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी हाथी। अफ्रीकी हाथी विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी है। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय हाथी की लंबाई 3 मीटर तथा वजन 6 टन से अधिक होता है, जबकि अफ्रीकी हाथी की लंबाई लगभग 3.45 मीटर तथा वजन 7 टन से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, आर्कियोप्टेरिक्स में निम्न सरीसृप लक्षण थे। आर्कियोप्टेरिक्स में निम्न सरीसृप लक्षण थे। इसका उत्तर हो जाएगा बी, नखरित पंख, जबड़े पर दांत व पूंछ। नखरित पंख, जबड़े पर दांत व पूंछ। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। आर्कियोप्टेरिक्स में नखरित पंख, जबड़े पर दांत और पूंछ होते थे। आर्कियोप्टेरिक्स पक्षियों तथा सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी होते थे। आर्कियोप्टेरिक्स डायनासोर थे, एक प्रकार के जो पक्षियों और सरीसृप रेप्टाइल्स के बीच की कड़ी होते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, मानव जाति के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आँखें। आँखों का प्रयोग नहीं किया जाता। मानव जाति के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता? आँखों का। कान, बाल, नाक सबका प्रयोग किया जाता है, आँखों का नहीं किया जाता। मानव जाति के वर्गीकरण के लिए आँखों का प्रयोग नहीं किया जाता। अकेशरुकी में नहीं होता है। अकेशरुकी में नहीं होता है पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड। अकेशरुकी में क्या नहीं होता? पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड नहीं होता। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। अकेशरुकी में नोटोकॉर्ड, पृष्ठरज्जु अनुपस्थित होता है, जबकि कशेरुकी में जीवन की कमी किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड, पृष्ठरज्जु उपस्थित होता है। अकेशरुकी में नोटोकॉर्ड, पृष्ठरज्जु अनुपस्थित रहता है, जबकि कशेरुकी में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। लंग, फिश किसके बीच का लिंक है?
लंग फिश किसके बीच का लिंक है? इसको एसएससी ने स्टार लगाया है, देख ले इसके इंपॉर्टेंट नोट क्या है फ्रेंड्स। लंग फिश मत्स्य एवं उभयचर एम्फीबियंस के बीच की लिंक है। लंग फिश मत्स्य मछलियां एवं उभयचर एम्फीबियंस के बीच की कड़ी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। यह अफ्रीका में पाया जाता है। यह उड़ने में असमर्थ तथा तेज दौड़ने वाला पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी निम्न में से गुंजन पक्षी है। गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी है। इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी हमिंग बर्ड है। वर्तमान में 5 सेंटीमीटर आकार की बी हमिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी चिड़िया या पक्षी है, जो कि क्यूबा में पाई जाती है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे उड़ सकता है, हमिंग बर्ड। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सदस्यों को चेतावनी संकेता। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? सदस्यों को चेतावनी का संकेत, अपने कम्युनिटी के लोगों को। जब खरगोश अपने आसपास संकट या खतरा महसूस करता है तब वह पिछले अंगों अर्थात पिछले पैरों से जमीन पर प्रहार करता है। यह व्यवहार उसके द्वारा अन्य सदस्यों को चेतावनी संकेत देने के लिए किया जाता है। जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जलयुक्त पैर। जलयुक्त पैर जल में तैरने वाले पक्षियों में विशेषता होती है। बत्तख, राजहंस आदि पानी में तैरने वाले पक्षियों में परांगुलियां आपस में जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं। जाल युक्त पैर द्वारा तैरने में इन्हें मदद मिलती है। आप नेट पर जाकर सर्च मारना फ्रेंड्स, उनके पैर देखना, पैरों जुड़े रहते हैं। पैर स्किन, एक पतली स्किन की लेयर होती है जिससे पंजे जुड़े रहते हैं। जैसे ऐसे पंजे होते हैं, ऐसे पंजे होते हैं, तो इधर एक लेयर होती है, इधर एक लेयर होती है जिससे पानी खिसकाने में मदद मिलती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, कपोत दुग्ध। कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? कपोत दुग्ध पक्षी उत्पन्न करते हैं। कपोत दुग्ध पक्षी उत्पन्न करते हैं। कपोत दुग्ध पक्षियों, कबूतरों द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला एक स्राव है जो दूध के समान होता है। संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल है होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल है। यह सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल है, होल्स्टीन फ्रीजियन। शब्दिनी सारिक्स किसमें वाक् यंत्र होता है? सारिंक्स किसमें वाक् यंत्र होता है? पक्षी में सारिंक्स वाक् यंत्र होता है। शब्दिनी सारिंक्स पक्षियों में पाया जाता है। यह एक वाक्य यंत्र है। कोढ़ निम्न में से किसकी किस्म है? कोढ़ निम्न में से किसकी किस्म है? मछली की। कोढ़ मछली की किस्म है। कोढ़ मछली की एक प्रजाति है। निम्न में से किसमें वाताशय नहीं होता? निम्न में से किसमें वाताशय नहीं होता? ओपास्टिसम मछली में। शार्क सिलेकियाई उपवर्ग की उपस्थिति युक्त मछलियां हैं जो विश्व के सभी समुद्रों में पाई जाती हैं। इन मछलियों में वाताशय नहीं होता है। शार्क सिलेकाई उपवर्ग की उपस्थिति युक्त मछलियों में वाताशय नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शार्क। शार्क स्तनपायी नहीं है, जबकि गाय, चमगादड़, चूहा सभी स्तनपायी वर्ग में आते हैं, मतलब मैमल्स में आते हैं। उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? उभयचर शब्द का अर्थ है दो जीव जो दो जगहों पर रह सके। एम्फीबिया वर्ग के जीव जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें उभयचर कहा जाता है, मतलब एम्फीबियंस कहा जाता है। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? शार्क में विषमपाली पूंछ पाई जाती है। शार्क में पाई जाने वाली पूंछ विषमपाली पूंछ होती है। शार्क की पूंछ नीचे से छोटी और ऊपर से बड़ी होती है, जिससे इसे तैरने में सहायता मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। चमगादड़ कॉर्डेटा संघ का प्राणी है। इसमें
पराश्रय ध्वनि का सुनने की क्षमता होती है। पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? पक्षियों में अंडाशय एक ही होता है। पक्षियों में प्रायः बायां अंडाशय ही विकसित होता है, जबकि गुर्दा, फेफड़ा तथा टेस्टिक वृषण की संख्या 2 होती है। पक्षियां प्रायः गर्म रुधिर वाला एक समतापी प्राणी है। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है लैटिन। एक बात गौर करने वाली है दोस्तों, जितनी भी पुरानी लैंग्वेज जब भी यूज़ करी जाती है उसमें लैटिन और ग्रीक ज़्यादा यूज़ की गई है। तो अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो तो और ऑप्शन में लैटिन या ग्रीक में से कोई हो, तो अगर पुरानी भाषा का पूछा गया हो तो हमेशा इन दोनों में से कोई क्लिक करना। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं दोस्तों। वर्ष 1758 में कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा में जीव जातियों के नामकरण के लिए एक द्विनाम पद्धति बायनोमियल नोमेनक्लेचर नाम दिया। ऐसे नाम में दूसरा पद जाति का तथा पहला उसकी श्रेणी का नाम था। उदाहरणार्थ मनुष्य का होमो सैपियंस, गौरैया का पेसर डेमोस्टिकस इत्यादि नामों से अभिहित किया जाता है। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित हैं। हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित हैं। हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित हैं। हरित ग्रंथियां एक जोड़ी की संख्या में कुछ जलजीवों में उपस्थित रहती हैं। यह कीड़ों के स्पर्श सूत्र के आसपास खोलती हैं। डायनासोर थे सरीसृप जो लुप्त हो गए। रेप्टाइल्स वर्ग में डायनासोर को गिना जाता है। यह सब आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग जो बायो से हुए हैं वो जानते होंगे। डायनासोर सरीसृप वर्ग का प्राणी था जो कि ट्राइजेनिक समय में पैदा हुए थे और क्रिटेशियस युग में विलुप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं? डायनासोर लगभग 65 मिलियन वर्ष से विलुप्त हैं। लगभग 65 मिलियन वर्ष से डायनासोर विलुप्त हैं। डायनासोर करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी की जीव थे। लगभग 6.5 करोड़ 65 मिलियन वर्ष पूर्व वे विलुप्त हो गए। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाने वाला भारत का एकमात्र कपी है। इसका शायद आंसर हो जाएगा गिबन, जो कि दुनिया का सबसे छोटा दृश्य कपी भी कहते हैं इसे। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी गिबन है। यह छोटी आकृति के वृक्षों पर पाए जाने वाला आधुनिक कपी है। अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। अनियत तापी प्राणियों में शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, जैसे सरीसृप, मेढक इत्यादि। जबकि नियत तापी प्राणियों में शरीर का तापमान वायुमंडल के साथ नहीं बदलता है, बल्कि समान रहता है, जैसे पक्षी तथा स्तनी हम लोग, जैसे मैमल हम लोग। निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी हैं? वेल शार्क, ड्रैको, एलाइटिस। तो मैं बता चुका हूँ पहले, वेल मैमल्स में आती है और हम लोग अभी पढ़ा हम लोगों ने मैमल्स नियत तापी होते हैं। मैमल्स नियत तापी होते हैं, पक्षी और मैमल्स नियत तापी होते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कूटक किसमें नहीं पाया जाता? कूटक किसमें नहीं पाया जाता? इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग में कूटक नहीं पाया जाता। शुतुरमुर्ग एक बड़ा ना उड़ने वाला पक्षी है जिसमें कूटक नहीं पाया जाता। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परम पक्षी है। ये हो जाएगा ढोल। ढोल एशिया का शीर्ष संकटापन्न परम पक्षी है जो विलोपन की कगार पर है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परम पक्षी ढोल है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्तनीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? इसका आंसर हो जाएगा साइबेरियाई सारस। साइबेरियाई सारस स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई हैं। साइबेरियाई सारस भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई हैं। निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद पेट वाले बगुले। सफ़ेद पेट वाले बगुले का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है।
सफ़ेद पेट वाले बगुले का वैज्ञानिक नाम आर्डिया इंसिग्निस है। इसे हाल ही में IUCN द्वारा अत्यंत खतरे क्रिटिकली इंडेंजर्ड में अस्तित्व वाले प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। नाभिकीय विकिरण का अत्यंत दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? इसकी सही उत्तर होगा आँखें। नाभिकीय विकिरण का सबसे जल्दी दुष्प्रभाव आँखों पर सबसे पहले पड़ता है। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले आँखों पर पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अजगर। अजगर विष रहित है, वो निगल जाता है। अजगर लगभग 6 मीटर लंबा और मोटा, भारी भरकम तथा विषहीन सांप होता है। यह भेड़, बकरी, गाय, हिरन समूचा निगल जाता है। इसमें पश्चपादों के अवशेष पाए जाते हैं। इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं? इसमें से आंसर हो जाएगा मिक्साइन। मिक्साइन के जबड़े नहीं होते हैं। मिक्साइन जबड़ा रहित जॉलेस जंतु है। यह साइक्लोस्टेमेटा वर्ग का सदस्य है। इनमें प्रतिस्कंदक नहीं होते हैं। इनमें से किसमें प्रतिस्कंदक नहीं होते हैं? तो बर्र में प्रतिस्कंदक नहीं होते हैं, जबकि जोंक, मच्छर व खटमल में प्रतिस्कंदक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे उभयचर के जिह्वा नहीं होती है? इसका सही उत्तर हो जाए इक्थियोफिस के जिह्वा नहीं होती है। सभी कॉर्डेटा संघ के उपसंघ वर्टिब्रेटा के अंतर्गत वाले आते हैं। विकल्प BCD वर्टिब्रेटा के वर्ग एम्फीबिया उभयचर के हैं, जिसमें इक्थियोफिस के जिह्वा नहीं होती। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? इसका आंसर हो जाएगा हेलियोटिस जानवर का संबंध मोलस्का से है। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। हेलियोटिस हेलियोटिडी कुल का एकमात्र जीनस है। इससे संबंधित जंतु मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अध्ययन दे रखे हैं, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन। लिम्नोलॉजी तालाबों, पोखरों, झीलों आदि के जीवों का अध्ययन। हैपिटोलॉजी उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन। हर्पिटोलॉजी मेलाकोलॉजी मोलस्का का अध्ययन। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया ब्रेलिंग कहलाती है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया ब्रेलिंग कहलाती है। पक्षियों और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं। चमगादड़ पक्षी से भिन्न है मध्यपट डायाफ्राम के कारण। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पक्षी और चमगादड़ दोनों अच्छी तरह से उड़ने में सक्षम होते हैं। चमगादड़ में मध्यपट डायाफ्राम उपस्थित होता है, जबकि पक्षियों में डायाफ्राम के स्थान पर वायुकोश पाए जाते हैं। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइबरनेशन। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को हाइबरनेशन, शीतकाल सोकर बिताना कहते हैं। सामान्यतः जीव अपना स्थान बदल सकते हैं, किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पंज पॉरीफेरा समुदाय का सदस्य है। बिना मुख, पेशियां, हृदय तथा मस्तिष्क का एक साधारण जीव है। यह अन्य जीवों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकता। भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैंथेरा टिग्रिस, मतलब टाइगर। पैंथेरा टिग्रिस को साधारण भाषा में बाघ कहते हैं। यह एक मांसाहारी स्तनधारी वर्ग का प्राणी है जो प्राय जंगलों में निवास करता है। यह वर्ष 1972 से भारत के राष्ट्रीय प्राणी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्मीन सी हॉर्स। अश्मीन एक मछली है जो उथले उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण जल में पाई जाती है। विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? इसका आंसर हो जाएगा डॉगफिश। सिल्वरफिश कीट है। स्टारफिश इकाइनोडर्म में आती है। डॉगफिश मछली है। कैटलफिश मोलस्क में आती है। सिल्वरफिश कीट है। स्टारफिश इकाइनोडर्म में आती है। डॉगफिश मछली है। कैटलफिश मोलस्क में आती है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है वातक, ट्रैकिया
कॉकरोच का श्वसन अंग है, इसलिए वो जल में जीवित नहीं रह सकता। अब एक इम्पोर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। तिलचट्टे, कॉकरोच का श्वसन तंत्र अनेक श्वास नलिकाओं ट्रैकिया से बनता है। ये नलिकाएं बाहर की ओर श्वास रंध्रों द्वारा खुलती हैं। तिलचट्टे में 10 जोड़े श्वास रंध्र होते हैं, 10 जोड़े श्वास रंध्र होते हैं। कशेरुकियों में सीसा विषाक्तता की निम्न विशेषता नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा अरक्तता। कशेरुकियों में सीसा विषाक्तता अरक्तता एनीमिया नहीं होती है। सामान्यतः लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का प्रयोग कर सारे शरीर में ऑक्सीजन वहन करने का कार्य करती हैं। इसी हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की कमी से अरक्तता होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऐसे अकशेरुकी को क्या कहते हैं जो उभयलिंगी नहीं होता? इसका आंसर हो जाएगा कॉकरोच। कॉकरोच उभयलिंगी नहीं होता। ऑर्थोपोडा संघ के अकशेरुकी उभयलिंगी नहीं होते हैं। यह प्रायः एक लिंगी होते हैं तथा इनमें निषेचन शरीर के अंदर होता है। कॉकरोच, खटमल आदि बहुत से कीट इसके अंतर्गत आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। सार्क, सांप, चमगादड़ तथा छिपकली में से चमगादड़ एक नियत तापी प्राणी है, मतलब नियत तापी प्राणी है। मैमल्स में आता है चमगादड़। कबूतर, कछुआ, लोमड़ी तथा बकरी में से कछुआ अनियत तापी है। कछुआ अनियत तापी है। शार्क, वेल, ओड़न, मीन, अश्मीन में से वेल सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है। पारिस्थितिक तंत्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? अध्ययन कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिक विज्ञान के अंतर्गत हम जीव समुदाय यथा जंतु व वनस्पति का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल जीव द्वारा अधिकृत भौतिक संस्थान को बल्कि जीव समुदाय की उसकी प्रकार्यात्मक भूमिका को भी वर्णित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र के सभी जैविक कारक शामिल हैं जो पर्यावरण के सभी अजैव कारकों के साथ काम करते हैं। प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इथोलॉजी होगा। इथोलॉजी। प्राणी विज्ञान की जिस शाखा में हम पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं वह इथोलॉजी कहलाता है। यह पारिस्थितिकी मनोविज्ञान एवं शरीर रचना विज्ञान से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा इथोलॉजी। पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर होता है उत्पादक का। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर होता है उत्पादक का। उत्पादक में हरे पेड़ पौधे आते हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन निम्नलिखित क्रम में होती है। नीचे से ऊपर स्तर। उत्पादक शाकभक्षी, मांसभक्षी पहले होते हैं। उत्पादक प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और फिर मांसभक्षी। उदाहरणतः घास निचला स्तर, हिरन घास खाती है, घास हिरन को शेर खाता है। बी उदाहरण, घास निचला स्तर, टिड्डा घास खाता है, टिड्डा मेढक को खाता है, मेढक सर्प को खाता है, सर्प मेढक को खाता है और सर्प को बाज खाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अपघटक। बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपघटक होते हैं। जब कोई प्राणी खत्म हो जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं हाईवे किनारे बहुत बार कोई भी प्राणी मरा हुआ डला रहता है तो वो उसको छोटे छोटे सेल्स काट कर सेल्स में तोड़ देते हैं और उन्हें दोबारा ज़मीन में मिला देते हैं। वो उन्हें कहते हैं अपघटक, और अपघटक बैक्टीरिया ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अपघटक वे परपोषी जीव हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों या अपरदों डेट्रिटस पर जीवित रहते हैं। इन्हें मृतोपजीवी भी कहते हैं, जैसे कवक जीवाणु। एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला में निम्न में से कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पादप, खरगोश, बाघ। पादप, खरगोश, बाघ। पादप उत्पादक, खरगोश शाकाहारी, बाघ मांसाहारी। एक आहार श्रृंखला में सर्वप्रथम उत्पादक जो कि सूर्य के प्रकाश के ऊपर से हम भोजन बनाते हैं, फिर शाकाहारी जंतु खाते हैं, तत्पश्चात शाकाहारी जंतुओं को मांसाहारी जंतु अपना आहार बनाते हैं। इस आहार श्रृंखला में ऊर्जा का केवल 10% ही एक स्तर से दूसरे स्तर तक स्थानांतरित होता है। निम्न में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है? इसका आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन एक
भारत की जलीय जीव भी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है जो संकटापन्न है। उपयुक्त जानवरों में से गंगा डॉल्फिन एक संकटापन्न जाति है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ना कि देते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल लेकर अपना भोजन का निर्माण क्लोरोफिल वर्णक एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, रेड डेटा बुक इसका इंग्लिश में कहते हैं, जो जारी होती है। संकटग्रस्त प्रजातियों को IUCN की रेड डाटा बुक से दर्शाया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों तथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित किस जीव से की जा सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जीवाणु, बैक्टीरिया। ग्रीन हाउस गैसों तथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने वाले की सबसे अधिक संभावना जीवाणुओं से होती है। जीवाणु नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्न 3 R में से किसको पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। कम करें, पुनः प्रयोग करें और पुनः चक्रित करें। पर्यावरण संरक्षण हेतु 3R व्यवस्था यथ रेड्यूस, पर्यावरण के लिए हानिकारक चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। रीयूज, चीज़ों को एक बार की बजाय कई बार इस्तेमाल करें। और रिसाइकल, पुनः चक्रित करें, जो बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर P से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पॉल्यूशन। पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पॉल्यूशन। पर्यावरणीय जागरूकता के संदर्भ में अंग्रेजी अक्षर P आरंभ होने वाले 3 प्रसिद्ध शब्द पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पॉल्यूशन है। ऊंट में जीनोमिक DNA अध्ययन हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिक ने पूरे कर लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। ऊंट में जीनोमिक DNA अध्ययन हाल ही में चीन के वैज्ञानिक पूरे कर लिए हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने नवंबर 2012 में ऊंट में जीनोमिक अध्ययन किया तथा इस प्रजाति स्पीसीज को खतरे में, डेंजर में बताया। जैव आवर्धन का अर्थ किस में निहित है? जैव आवर्धन का अर्थ विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। जैव आवर्धन पारिस्थितिकी तंत्र में बनाई गई एक मानव निर्मित प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य श्रृंखला में करणीय प्रदूषकों का ढेर एक निष्ठिकर सांद्रित स्तर पर पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण फिक्सेटर कौन सा है सौर ऊर्जा का? तो इसका आंसर हो जाएगा हरे पौधे। हरे पौधे सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा फिक्सेटर है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कारक हरे पौधे हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के रूप में इसका यौगिकीकरण करते हैं। निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपनी निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? स्वपारिस्थितिकी, ऑटेकोलॉजी। स्वपारिस्थितिकी, ऑटेकोलॉजी जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपनी निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया संबंधित है। यह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट, कैरोटीनाइड नामक वर्णक वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। जापान में पाया गया यूसो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा PCB। यूसो रोग सर्वप्रथम जापान में 1968 में देखा गया, जो PCB पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल के कारण होता है। यह राइस ब्राइन तेल के उपयोग से जापान के उत्तरी क्यूशू द्वीप में फैला। इसी राइस ब्राइन तेल से PCB से दूषित होने वाले कारण यह रोग सामने आया। सबसे अधिक स्तनपायी पारिस्थितिकी कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महासागर। महासागर में सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। महासागर सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? इसका आंसर हो जाएगा घरेलू मलजल। घरेलू मलजल से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है। जल के भारी धातु प्रदूषण से सबसे अधिक योगदान घरेलू मलजल का है। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए आपेक्षिक अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर मिलीग्राम लीटर में है।
आंसर हो जाएगा 4 से 6। उचित मात्रा में घुलित ऑक्सीजन अच्छे जलीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि जीवों के जीवित रहने के लिए घुली हुई ऑक्सीजन का अपेक्षित स्तर 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर पानी में 4 से 6 मिलीग्राम ऑक्सीजन होनी चाहिए। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जल जीवशाला एक्वेरियम द्वारा निरूपित किया जाता है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? इसका आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। अम्ल वर्षा के फलस्वरूप नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड अम्ल वर्षा बनाते हैं, जो पत्थरों पर वर्षा के साथ आते हैं और पत्थर की सतह को नुकसान पहुंचाते हैं। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा। तो यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, एक लाइक कर दें जरूर दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी ऐसी वीडियो देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब मारें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।